Hello class 10th students, this is Swati Singh. Welcome back to my YouTube class. I hope you all are doing great. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. आज हमारी क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का चैप्टर जो 1 था उसका लास्ट टॉपिक है पार्ट 5. ठीक है, तो पार्ट 5 में हम क्या पढ़ेंगे? नेशनलिज्म एंड द इंपीरियलिज्म. राइट, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, राइट, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ये सब हमने देख लिया था. राइट, तो आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म. ठीक है, तो फर्स्ट, व्हाट इज नेशनलिज्म? Nationalism is the feeling of love, loyalty, and devotion towards one nation. It encourages people with a common language, culture, history, identity to unite and form an independent nation. Meaning of imperialism: imperialism is the policy by which a powerful country extends its control over weaker countries through political, military और economic domination. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो इंडिया को उसने देखा कि कोई सेंट्रल पावर नहीं है, तो सेंट्रल पावर ना होने के कारण यहाँ पर उन्होंने अपनी पावर को एक्सटेंड किया. ठीक है, तो पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन के द्वारा. राइट, तो उसी को हमने क्या बोला है? इंपीरियलिज्म. ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपीरियलिज्म: एक्वायर रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज. ठीक है, जैसे इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन, राइट, इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, फाइंड न्यू मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. अब जो मशीन मेड गुड्स थी तो इंडिया उसके लिए ह्यूज मार्केट था, तो इंडिया में वहां पर उसको डंप किया जाता था, इंडिया एक्सपोर्ट किया जा रहा है. राइट, तो इंडिया एक एग्जांपल है इंपीरियलिज्म का ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम. ठीक है, गेन स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस, रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं. ठीक है, न्यू मार्केट वहां पर उनको एकदम मिल जाती है मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए. एक मिलिट्री बेस यहाँ पर गेन कर लेते हैं, पावर यहाँ गेन करते हैं. इंक्रीज नेशनल प्रेस्टाइज एंड पावर. ठीक है, जो नेशनल प्रेस्टाइज एंड पावर है उसको इंक्रीज करते हैं. एक्सपेंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने देखा है कि इंडिया में आपने देखा ही, मतलब आपने देखा, मतलब आपने चीजें देखी थी, पढ़ी होंगी इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर. ठीक है, कैसे उन्होंने पॉलिटिकल जो पावर्स थी, जो पॉलिटिकल, मतलब एक तरह से जो किंग्स थे उनको इन्फ्लुएंस किया था. ठीक है, अगेंस्ट अनदर किंग्स. Relationship between nationalism and imperialism. In the 19th century, nationalism united countries such as Germany, Italy. However, after unification, nationalism took an aggressive form. जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था, इटली का यूनिफिकेशन हो गया. राइट, उसके बाद आप देखो कि नेशनलिज्म एक एग्रेसिव फॉर्म में आ गया. राइट, पावरफुल यूरोपियन नेशन बिलीव दैट द देयर नेशन वाज सुपीरियर. कोई भी नेशन सुपीरियर नहीं है. दे हैड द राइट टू डोमिनेट वीकर कंट्रीज, और उनके पास क्या है? उनके पास राइट है वीकर कंट्री को डोमिनेट करने का. एक्सपेंडिंग कॉलोनीज वुड मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्गर. ठीक है, कॉलोनीज को हम एक्सपेंड करके, ठीक है, मतलब कॉलोनलाइजेशन को हम एक्सपेंड करके नेशन को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. दस एग्रेसिव नेशनलिज्म एनकरेज इंपीरियलिज्म. ठीक है, और तभी आप देखते हो कि जो एग्रेसिव नेशनलिज्म था उसने इंपीरियलिज्म को एनकरेज किया. राइट, growth of imperialism after 1871. After the unification of Germany 1871 and Italy 1870, European powers competed competed to build empires. Major imperialist countries: Britain, France, Germany, Russia, Austria, Hungary, Italy. ये कुछ ऐसे इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थे जिन्होंने अपनी पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज बनाई. ठीक है, एंड दे कॉम्पिटेट फॉर कॉलोनीज इन अफ्रीका, एशिया एंड द बाल्कन्स, और इनसे कॉम्पिटेट करते थे. ठीक है, दिस कॉम्पिटिशन इंक्रीज राइवलरी अमंग यूरोपियन नेशंस. ठीक है, और इसी से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट राइज हुआ. एंड द बाल्कन रीजन, द बाल्कन पेनिसुला लाइज इन सदर्न ईस्टर्न यूरोप. सदर्न ईस्टर्न यूरोप में यहाँ पर ये, ठीक है, पाया जाता है. एंड बाल्कन रीजन, जो बाल्कन पेनिसुला है, कंट्रीज इन द बाल्कन रीजन: सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मतलब यूरोप का साउथ ईस्टर्न वाला जो रीजन है. ठीक है, रोमानिया, मेटेंग्रो, ठीक है, मोन्टेग्रो, सॉरी, बोस्निया, बोस्निया हर्जेगोवानिया, अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया. ठीक है, ये सारे बाल्कन स्टेट्स में आ जाते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम मच ऑफ द रीजन वॉच अंडर द ऑटोमन एम्पायर. बहुत लंबे समय तक ये सारे रीजन ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आते थे. Why was the Balkan region called the powder keg of Europe? The Balkan earned this name because the region was highly unstable and could trigger a major war at any time. ठीक है, कभी भी यहाँ पर किसी भी टॉपिक को लेके एकदम राइज, मतलब जो वॉर था वो राइज हो जाता था. ठीक है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है पाउडर केक ऑफ द यूरोप. एंड रीजंस क्या थे? डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था. एंड द ऑटोमन एम्पायर वाज वीकनिंग, कमजोर हो गया था. एंड मैनी बाल्कन पीपल वांटेड इंडिपेंडेंस, और जितने भी बाल्कन पीपल, मतलब जितने भी कंट्री थे, सब इंडिपेंडेंट होना चाहते थे. राइज ऑफ नेशनलिज्म.
पूरे यूरोप में धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देख रहे हो नेशनलिज्म का राइज हो रहा है, फीलिंग ऑफ वननेस का राइज हो रहा है, सब चाहते हैं कि हमारा अपना नेशन स्टेट होना चाहिए। डिफरेंट एथनिक ग्रुप वांटेड देयर ओन इंडिपेंडेंट नेशन, सभी अपना खुद का नेशन स्टेट चाहते थे। एथनिक डाइवर्सिटी, द रीजन इंक्लूडेड सर्ब्स, क्रोट्स, बॉस्नियंस, बुल्गारियंस, ग्रीक्स, रोमानियंस एंड अल्बेनियंस। ठीक है, ये सब इनकी रीजन्स आइडेंटिटी थी, मतलब अपनी अपनी, जैसे हम इंडिया के लोगों को इंडियंस बोला जाता है, तो वैसे सर्बिया के लोगों को सर्ब्स बोला जा रहा है, ग्रीक्स के लोगों को ग्रीक्स बोला जा रहा है, रोमानिया के लोगों को रोमानियंस बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये इनकी अपनी अपनी एथनिक आइडेंटिटी थी। ईच ग्रुप हैड इट्स ओन लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। सबके अपने अपने रिलीजन थे, अपनी अपनी लैंग्वेज थी, अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स थे, ट्रेडिशंस थे, और इसी से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट राइज होता था। ठीक है, राइवलरी ऑफ ग्रेट पावर्स, रशिया सपोर्टेड स्लेविक पीपल्स एंड सोट इन्फ्लुएंस इन द बाल्कन्स। रशिया स्लेविक पीपल्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है, एंड ऑस्ट्रिया हंगरी वांटेड टू एक्सपेंड इनटू द रीजन्स, और ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एरिया वाइज बहुत ज्यादा एक्सपेंशन यहाँ देखने को मिल रहा है, वो धीरे धीरे अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहा है। ब्रिटेन एंड फ्रांस ट्राई टू प्रिवेंट एनी वन पावर फ्रॉम बिकमिंग टू डोमिनेट। ब्रिटेन और फ्रांस ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी एक पावर को डोमिनेट होने के लिए, मतलब कि कोई भी एक पावर इतनी ज्यादा डोमिनेट ना हो जाए यूरोप में कि वो पूरे यूरोप को ही एंड कर दे। ठीक है, दिस कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट क्रिएटेड कांस्टेंट टेंशन, और इसी से यहाँ पर टेंशन क्रिएट होती है, डिस्प्यूट क्रिएट होने लगता है। वॉल्कन वॉर 1912 टू 1913, फर्स्ट वॉल्कन वॉर 1912 टू 1913, द वॉल्कन लीग, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस एंड मॉन्टेग्रो फोर्ट अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ये 4 कंट्रीज थे वॉल्कन लीग में, और इन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ा? ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ा। रिजल्ट, the Ottoman Empire lost most of its European territories. Balkan state gained more land. ठीक है, और बाल्कन स्टेट के पास अब ज्यादा लैंड आ गई, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर अपनी अपनी जो टेरिटरी थी उसको लॉस कर चुका था, खो चुका था। सेकेंड वॉल्कन वॉर 1913, soon after their victory the Balkan states fought among themselves over the division of conquered territories. अब वो एक दूसरे में भी लड़ने लगे। ठीक है, क्योंकि किसी को ज्यादा टेरिटरी चाहिए थी, किसी को ज्यादा डोमिनेशन चाहिए था, ज्यादा पावर चाहिए थी। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला? बुल्गारिया वाज डिफीटेड, सर्बिया टेरिटरी एक्सपेंडेड, सर्बिया की टेरिटरी एक्सपेंड होने लगी, पहले ऑस्ट्रिया हंगरी की हो रही थी। राइवलरीज बिकेम इवन मोर इंटेंस, और ज्यादा इंटेंस यहाँ पर आपको जो कॉन्फ्लिक्ट है, राइवलरीज है, वो इन्फेक्ट होने को दिखते हैं। एंड इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग यूरोपियन पावर्स। यूरोपियन पावर्स के बीच में अब यहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ने लग जाता है। ग्रोथ ऑफ मिलिटरिज्म एंड आर्म रेसेस। ठीक है, मिलिट्री और आर्म रेसेस की ग्रोथ होने लगती है। फॉर्मेशन ऑफ राइवल अलायंसेस। ठीक है, राइवल अलायंसेस बन जाते हैं, सभी एक दूसरे के साथ अपना अपना ग्रुप फॉर्म करने लगते हैं, मिलिट्री अलायंस को स्ट्रॉन्ग करने लग जा रहे हैं। फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल क्राइसिस इन यूरोप। ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस राइज होते दिख रहे हैं, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, तो सेंट्रल पावर कोई नहीं है। ठीक है, कोई सेंट्रल पावर नहीं है, पर सब सेंट्रल पावर बनना चाह रहे हैं। राइजिंग टेंशन इन द बाल्कन। ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पर टेंशन राइज होने लग जाती है, लिंक टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑन 28 जून 1914 आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड वाज एसिनेटेड इन साराजेवो वाया सर्बियन नेशनलिस्ट। ठीक है, इनका एसिनेटेड हो जाता है, इनको मार दिया जाता है, इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, सर्बिया के द्वारा। दिस इवेंट लेड टू ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयरिंग वॉर ऑन सर्बिया। ठीक है, और इससे ऑस्ट्रिया हंगरी के ये प्रिंस थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस को मार दिया जाता है सर्बिया के द्वारा, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी क्या डिक्लेयर कर देता है? वॉर डिक्लेयर कर देता है अगेंस्ट द सर्बिया। एक्टिवेशन ऑफ अलायंस सिस्टम। ठीक है, अलायंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और यहाँ पर 1914 और 1918 में आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इमीडिएट कॉज था वो यही था कि आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड की जो हत्या हो जाती है, उनको मार दिया जाता है बाय सर्बियंस। ठीक है, thus aggressive nationalism, imperialism and conflict in the Balkans were among the major causes of first world war. ठीक है, तो ये मेन कोज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, इसके अलावा और भी कोज थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, पर हम वो पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेरा जो पूरी क्लास ये पसंद आई हो। ठीक है, और रही बात नोट्स की, तो बहुत सारे बच्चों को अगर नोट्स की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरा जो गूगल ड्राइव का लिंक होगा नोट्स का, पीडीएफ का, वो मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी, ताकि आप वहां से लिंक कॉपी करके उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और अपलोड करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, तो मेरी क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका चैप्टर 1 हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, और या फिर हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।